हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्थात आर्यव्रत एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? हमें विश्वास है आप लोग पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज आपको क्लास 10th मैथ का जो ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो भी चैप्टर है अर्थात ऊंचाई एवं दूरी, उसका अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस जो आपका चैप्टर है ऊंचाई एवं दूरी, जिसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग अच्छे से कवर करते हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है उनके लिए एक ऐसा चैप्टर जो मैं बता दूं कि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अगर आपको लग रहा होगा कि ऊंचाई दूरी हार्ड है तो बिल्कुल हार्ड नहीं है, एकदम सरल है। सिर्फ आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझना है और जितने भी सवाल हैं इसके सारे सवाल को क्या करना है, अध्ययन करना है। अगर ये सब आप कर ले गए तो विश्वास मानिए कि आपको ऊंचाई दूरी से कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं होगा, और मैं करवाऊंगा, आप कर भी ले जाएंगे। ठीक, तो विश्वास के साथ हमारे साथ पढ़ाई कीजिए। और आपको जो भी पिछले चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, आपका सॉल्व जरूर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ऊंचाई एवं दूरी से। लेकिन आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो आप दूसरे के पास जरूर शेयर कीजिए, जिसको क्या लगे, मतलब जिसको इस वीडियो से क्या हो, बेनिफिट हो। तो अगर ये चीज़ आपको करना है अर्थात करना है, मतलब पढ़ाई करना है, तो आप ऐसा कीजिए। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं ऊंचाई एवं दूरी। तो ध्यान से समझिए, ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर का नाम है अर्थात अब त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ट्रिग्नोमेट्री क्या है आपका, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, त्रिकोणमिति का क्या है, अनुप्रयोग है। तो आप ध्यान समझिए, इसमें क्या है, हाइट एवं डिस्टेंस में क्या पूछा जाता है, किस प्रकार से सवाल आते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, ये सब आपको आज बताया जाएगा। आज आपका पहला ये वीडियो बेसिक सा रहेगा और इसमें कुछ छोटे छोटे सवाल रहेंगे। बाकी आने वाले वीडियो में अच्छे अच्छे सवाल रहेंगे। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, ज़्यादा थ्योरी नहीं है, कुछ ही थ्योरी है जो आपको अगर समझ में आ गया तो हाइट एवं डिस्टेंस लगाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक, इतना विश्वास मानिए। तो आपको क्या है, आपको ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी में मैं बता दूं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो ये एप्लीकेशन है किसका, ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें क्या होता है कि ऐसे कुछ चीज़ें बनती हैं कि ट्रिग्नोमेट्री उसमें लागू होता है। ठीक, तो इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा। लेकिन ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर का मतलब क्या है, तो ऊंचाई एवं दूरी का मतलब जैसे हाइट होगा और दूरी मतलब डिस्टेंस। तो जैसे क्या होता है, दो घरों के बीच की दूरी निकालना हो, या दो पेड़ों के बीच की दूरी निकालना हो, या नदियों की गहराई निकालना हो, या आपको पर्वतों की ऊंचाई निकालना हो, तो ये सब चीज़ें हम किससे निकालते हैं, हाइट एवं डिस्टेंस वाले चैप्टर से निकालते हैं। और ये किसका अनुप्रयोग है, जैसा कि मैंने बताया त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक ऊंचाई एवं दूरी का बेसिक सा मतलब आपको समझ में जरूर आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं ऊंचाई और दूरी। ठीक, तो ऊंचाई और दूरी कहाँ लगता है, ये चीज़ आपको समझ में आया। उसमें दो चीज़ बातें आती हैं। पहली चीज़ होता है उन्नयन कोण, ये ध्यान से आपको समझना है। ठीक, उन्नयन कोण और आपका क्या होता है, आपका अवनमन कोण, ध्यान समझना है बस चीज़। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो निश्चित रूप से समझिए आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, ये चीज़ आपको समझना है। 1 मिनट 1 सेकेंड रुको। तो देखिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, जिसको हम नाम देते हैं इसको एंगल ऑफ कौन सा है, ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में एलिवेशन। ठीक, ध्यान समझिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, ध्यान से समझिए, बाकी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बोलते हैं। ठीक, तो उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, ये सब चीज़ें अभी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक, तो एक एक चीज़ करके समझते हैं। पहली चीज़ आया उन्नयन कोण। ठीक, तो उन्नयन कोण को हम आपको समझाते हैं, उन्नयन कोण क्या होता है, ध्यान समझिएगा। ठीक, बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये चीज़ आपको पकड़ना जरूरी है, अर्थात समझना जरूरी है। तो उन्नयन कोण क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कि आप मान लीजिए क्या होता है, जैसे आप कहीं भी खड़े हैं, ध्यान समझिए, अगर आप कहीं भी खड़े हैं, आप क्षैतिज पर हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं ना। मान लीजिए आप कहीं गए, आप कहाँ हैं, आप किस पर चल रहे हैं, आप क्षैतिज अर्थात पृथ्वी पर चल रहे हैं, और पृथ्वी को हम क्या नाम देते हैं, क्षैतिज नाम देते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर आप पृथ्वी पर चल रहे हैं तो पृथ्वी क्या है आपका, क्षैतिज है। तो मान लीजिए क्षैतिज पर कहीं खड़े हैं, ये कोई पॉइंट है। ठीक, मान लीजिए ए पॉइंट है और आप यहाँ पर खड़े हैं। मैं बोलूँ कि आप जिस पॉइंट पर खड़े हैं, ठीक, जिस पॉइंट पर खड़े हैं, अगर मान लीजिए उस क्षैतिज पर कोई मान लीजिए घर बना है, या कोई मान लीजिए टावर खड़ा है, या मान लीजिए कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें क्या है, हाइट है। ध्यान समझिएगा उन्नयन कोण की परिभाषा, मैं इसको आपके रिलेट करके बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए आप कहीं गए, आप पैदल चल रहे हैं, तो आप क्या है, आप जमीन पर ही रहेंगे। तो मैं जमीन को किससे नाम दिया, क्षैतिज से नाम दिया। मैंने इसको क्या कहा, ये आपका क्या है, क्षैतिज है।
क्या है आपका ये क्षैतिज है। ठीक, इसको मैंने नाम दिया किससे, क्षैतिज से। और मैंने कहा आप ए पॉइंट पर मान लीजिए खड़े हैं। ठीक, तो मैंने कहा जैसे मान लीजिए कोई क्या है आपका घर बना है, मान लीजिए घर ही ले रहे हैं, तो आपका कोई घर बना है। ठीक, और घर कहाँ होगा, आपका क्षैतिज पर स्थित होगा, अर्थात पृथ्वी पर स्थित होगा, और आप भी वही हैं। लेकिन आपका क्या है कि घर क्या है, मान लीजिए आपसे ऊंचा है, और आप जानते भी कि आपका घर क्या होता है, आपसे जरूर ऊंचा होगा। ठीक, ये आप जानते हैं ना, क्यों, क्योंकि आप घर में ही तो रहते हैं, घर आप में नहीं रहता, आप घर में रहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक, तो मान लीजिए ऐसे कोई घर बना है। ठीक, इतना ऊंचा बना है, तो मान लीजिए ये क्या है, इसी घर की ऊंचाई मान लीजिए P, और इसको नाम देता हूँ Q। तो इसी घर की ऊंचाई क्या है, PQ है। ध्यान समझिएगा, घर की ऊंचाई क्या है, PQ, और ये आपका क्या है, क्षैतिज। तो हम किसकी परिभाषा सीख रहे हैं, उन्नयन कोण, अर्थात उन्नयन कोण को समझ रहे हैं। उन्नयन कोण होता क्या है, तो ये क्षैतिज हो गया, ये और कोई घर है। ठीक, तो घर के छत पर मान लीजिए P पॉइंट पर जो आपका इसका हाइट है, इस पर कोई चीज़ रखा है, मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी वस्तु है जिसको हम क्या कर रहे हैं, A पॉइंट से देख रहे हैं। ध्यान समझिएगा। ठीक, तभी उन्नयन कोण की परिभाषा समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या नाम है, एंगल आया है। पहली चीज एंगल समझेंगे, फिर उन्नयन क्यों नाम दिया गया ये समझेंगे। ठीक, तो क्षैतिज समझ में आया, और क्षैतिज पर घर है ये भी समझ में आया। ठीक, अब देखिए ए पॉइंट पर जो व्यक्ति खड़ा है ये क्या कर रहा है, मान लीजिए इस P पॉइंट पर जो वस्तु रखी है इसको देख रहा है। तो बताओ अगर वो देख रहा है तो किससे देख रहा है, अपनी दो आंखों से देख रहा है ना। किससे देख रहा है, अपनी दो आंखों से देख रहा है। ये तो समझ रहे हो कि आंखें से ही तो दिखाई दे रहा है, और किससे दिखाई देता है, क्या कान से दिखाई देता है, नहीं ना। तो ये चीज़ आप समझिए। तो ए पॉइंट पर जो व्यक्ति खड़ा है, इस P पॉइंट पर जो आपका क्या है वस्तु रखा गया है, अर्थात उसके छत पर जो वस्तु रखा गया है उसको क्या कर रहा है, देख रहा है। ठीक, तो जब यहाँ से देख रहा है तो इसकी आंख से देख रहा है। तो बताओ हम कैसे देखते हैं, अगर मान लीजिए छत है तो बताओ छत हमारा ऊंचा होगा, मतलब जो क्षैतिज पर है, तो हम ऐसे देखेंगे ना, या ऐसे देखेंगे नीचे की ओर, ऊपर की ओर देखेंगे अगर छत पर देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो दृष्टि अर्थात आंखों से जो हमें दिखाई दे रहा है, अर्थात ये इसकी जो रेखाएं हैं ऐसी जा रही हैं, ऐसी जा रही है कि नहीं। ध्यान समझिएगा, जब ये व्यक्ति ए था, क्षैतिज पर खड़ा था, क्षैतिज पर क्या था आपका, क्या था, घर था, क्षैतिज पर घर था, तो जो घर की छत पर क्या था, कोई वस्तु P रखा था। तो ये जो आदमी है ये इसको देख रहा है, किसको देख रहा है, P पॉइंट पर। ठीक, तो जब देख रहा है किससे देख रहा है, आंख से हमने बताया। तो बताओ आंख से जब छत पर देख रहा है तो ऊपर की ओर देख रहा है ना, कि नीचे की ओर, हमने बताया ऊपर की ओर देख रहा है। तो बताओ उससे अगर ये मान ले तो इससे कोई रेखा निकलेगी कि नहीं, मान लीजिए उसकी आंखों से और इसके अर्थात आंखों से और जो P पॉइंट पर देख रहा है उससे मिलाने वाली अगर एक रेखा बनाए, मतलब मिलाएं बनाएं, तो ऐसे ही रेखा तो मिलेगी। तो इस रेखा को मैं नाम देता हूँ क्या, ये हमारी क्या है, दृष्टि रेखा है। क्या रेखा है, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का मतलब क्या है कि ये दृष्टि मतलब जो हम देखते हैं हमारी दृष्टि है, और रेखा मतलब उसी दृष्टि को मिलाने वाली जो रेखा हुई दृष्टि रेखा होगी। तो देखो, तो यही जो क्षैतिज ये गया और जो हमारी आंखों से रेखा गई, ये जो एंगल बना इनके बीच, क्योंकि हमने बताया है त्रिकोणमिति में कि एंगल की परिभाषा दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है वो हमारा एंगल कहलाता है। एक रेखा क्षैतिज है, एक रेखा ये दृष्टि है, तो इनके बीच कुछ झुकाव है कि नहीं है, मान लीजिए कितना है, थीटा। तो यही जो आपका थीटा है ये आपका क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखने पर कौन सा एंगल बनता है, पहले उन्नयन कोण बनता है। और उन्नयन कोण की परिभाषा क्या होती है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा ये, और दृष्टि रेखा, इसको हम क्षैतिज दिए थे लेकिन रेखा मान सकते हैं, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम क्या नाम देते हैं, उन्नयन कोण नाम देते हैं। तो उन्नयन कोण की परिभाषा पहले क्या होगी, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा को मिलाने वाली जो मतलब दोनों रेखाओं के बीच जितना एंगल बनता है वही हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। लेकिन उन्नयन कोण कहाँ से कैसे बनता है, तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तब उन्नयन कोण बनता है। ये चीज़ आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, नहीं तो आप फिगर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है सवाल दिया रहेगा, आपको उसको पढ़कर क्या बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। अगर ये चीज़ नहीं आएगा तो आप शायद फिगर बना भी नहीं सकते। तो पहले चीज़ इसको समझिए, फिर हम अभ्यास करवाएंगे। जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके दिमाग में थिंकिंग बनेगी, और थिंकिंग बनाने के बाद आप क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो अगर ये चीज़ आपके अंदर आता है तभी आप क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ लिंक टू लिंक आप जुड़ते चलिए, विश्वास मानिए कि ये चैप्टर आपके लिए एकदम सरल लगेगा, और आपसे कहीं से भी इस चैप्टर से सवाल आएंगे तो आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया, इसको मैंने नाम दे दिया उन्नयन कोण। क्या नाम दे दिया, उन्नयन कोण। ठीक, तो हमें विश्वास है आपको उन्नयन कोण समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बार बार सवाल आएगा वैसे भी उन्नयन कोण मतलब आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहली चीज़ उन्नयन कोण में दो बातें याद रखनी है। उन्नयन कोण कब बनता है, जब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो एंगल बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और उन्नयन कोण कैसे बनता है, जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आपका उन्नयन कोण क्लियर हुआ है। ठीक, तो आपका उन्नयन कोण क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए मैं अवनमन कोण की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ अवनमन कोण। ठीक, ध्यान समझिएगा। दूसरा
अवनमन कोण। अगर उन्नयन समझ गए तो अवनमन कोण बहुत ही जल्दी समझ जाओगे। ठीक, उसके बाद दोनों में डिफरेंस समझकर फिर न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे। बाकी इसमें कोई बात ही नहीं है आपको समझने के लिए, दो बातें आएंगी, उन्नयन कोण अवनमन कोण, बाकी आपको सवाल के माध्यम से फिगर बताए जाएंगे। तो देखिए वो अवनमन कोण क्या होता है। तो अवनमन कोण क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है या हेलीकॉप्टर से मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है जिससे क्या कर रहा है वो उड़ रहा है ऊपर। ठीक, ध्यान समझिएगा। तो बताओ अगर ये ऊपर उड़ रहा है तो बताओ क्षैतिज नीचे होगा कि नहीं, नीचे क्षैतिज जरूर होगा क्योंकि ये पृथ्वी से उड़ रहा है ना। तो अब ये बताओ अगर जो व्यक्ति इसमें बैठा है अगर ये नीचे की ओर देखेगा तो उसकी दृष्टि रेखा कैसे आएगी। मान लीजिए ये क्षैतिज है, इस पर कोई पॉइंट है, ये पी है। ठीक, पी पॉइंट है, इसको क्या कर रहा है देख रहा है, पी पॉइंट पर कुछ रखा है तो हेलीकॉप्टर से इसको नीचे देख रहा है तो इसकी दृष्टि रेखा कैसे आएगी, ऐसे आएगी। तो बताना ये क्या है इसकी, ये इसकी क्या है दृष्टि रेखा है। ध्यान समझिएगा, ये इसकी क्या है दृष्टि रेखा है। और ये क्या आपका, ये तो इस क्षैतिज था लेकिन अगर हेलीकॉप्टर के लिए क्षैतिज बनाएंगे तो इसके समांतर नाम देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्षैतिज रेखा बन जाएगा। ध्यान समझिएगा, हेलीकॉप्टर में कोई व्यक्ति बैठा था, वो क्या किया नीचे देख रहा क्षैतिज पर कोई पी पॉइंट, तो यहाँ से देखा तो ये कौन सी रेखा निकलेगी, दृष्टि रेखा निकलेगी जैसे हमने बताया। और अगर ये क्षैतिज है तो क्या मैं जानता हूँ कि अगर ये इतना रेखा दोनों बराबर है तो ये ए बराबर भी बोल सकता हूँ कि नहीं, अगर नाम दूँ तो बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर ही तो है। तो अगर ये क्षैतिज है तो मैं इसके समांतर एक रेखा खींच दिया क्योंकि जानता हूँ समांतर रेखाएं कभी काटती नहीं है और दोनों के बीच डिस्टेंस समान होता है। ठीक, तो ये आपका ऐसे बोल दिया गया तो ये क्षैतिज था तो ये भी क्षैतिज बन गया। ठीक, अब देखिए दृष्टि रेखा गया और ये आपका क्या बन गया क्षैतिज। क्यों क्षैतिज यहाँ पर ऊपर बनाया गया, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा तो अभी बता रहा हूँ। ठीक, क्योंकि देखो जो भी उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनता है वो याद रखना हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है, ये चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए। जो भी आपका उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनता है वो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है। अगर आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो जरूर कमेंट करिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। अगर कोई भी आपका अवनमन कोण या उन्नयन कोण बन रहा है तो किसके किसके बीच बनता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं अगली वाले वीडियो में फिर से बताऊंगा और जब भी सवाल करूंगा तो फिर से बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ आपको जरूर समझ में आना चाहिए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण कब बनता है। ठीक, तो देखो ये दृष्टि रेखा गई, अब क्षैतिज कहाँ मिलेगी, तो ये क्षैतिज हमने मान लिया क्योंकि ये था तो इसके समांतर ये बन गया। तो इनके बीच कोई एंगल बना कि दोनों रेखाओं के बीच कोई झुकाव बना कि नहीं, अर्थात ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, तो इनके बीच झुकाव बना, इसको हम थीटा नाम दे दिए। तो यही हमारा थीटा क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवनमन कोण। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि उन्नयन कोण हमने नीचे से लिया, अवनमन कोण ऊपर से क्यों लिया जा रहा है। तो हाँ, उन्नयन कोण जो होता है, उन्नयन कोण नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं तब उन्नयन कोण बनता है, लेकिन अवनमन कोण जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब क्या बनता है, आपका अवनमन कोण बनता है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब क्या बनता है, अवनमन कोण बनता है। लेकिन कोण कैसे बनते हैं, जब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच हमारा जो एंगल बनता है। ठीक, तो ये बातें डिफरेंस समझ में आनी चाहिए। अगर कोई पूछ ले उन्नयन कोण और अवनमन कोण में अंतर क्या है, तो आप बताना उन्नयन कोण क्या होता है, जब नीचे से ऊपर की ओर हम देखते हैं जो वस्तु को, उनके बीच जो एंगल बनता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच, वो क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब जो आपका क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच एंगल बनता है उसको नाम क्या देते हैं, अवनमन कोण नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, अवनमन कोण। ठीक, तो हमें उम्मीद है अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपको जरूर समझ में आया होगा। तो ये अगर थीटा है तो बताना ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, ये एक तिर्यक रेखा काट रही है तो मैं बताऊंगा एकांतर कोण से ये कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है तो अगर आपका ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, किससे, एकांतर कोण से। तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो गया। ठीक, तो फिर उसके बाद फिगर बना ले जाएंगे। बाकी मैं सवाल के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन अभी हमारा उन्नयन कोण और अवनमन कोण टॉपिक चल रहा था तो हमें उम्मीद है उन्नयन कोण अवनमन कोण जरूर समझ में आया होगा। तो आप इतना समझिए, उसके बाद मैं आपको इस पर छोटे छोटे सवाल समझाता हूँ। बाकी ऊंचाई दूरी में अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो आपको सिर्फ सवाल पकड़ना है और सवाल सीखना है। ठीक, सवाल में कैसे फिगर बनता है वो चीज़ मैं आपको भी तुरंत क्लियर करवाने वाला हूँ। छोटे छोटे सवाल लूंगा जिससे आपका सवाल भी थोड़ा क्लियर हो जाए इस वीडियो में और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक, तो हमें उम्मीद है उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक बता रहा हूँ। सवाल तो देखिए इसके बाद, ठीक, आपका कॉन्सेप्ट जो था वो हमने क्लियर करवा दिया, जो भी थ्योरी पार्ट था। ऊंचाई मतलब ऊंचाई एवं दूरी में क्या क्या थ्योरी पार्ट था, अर्थात उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है, मैंने ये सब चीज़ें क्या किया, क्लियर करवा दिया। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करिएगा, नहीं तो हमें पता नहीं चलने वाला। ठीक, अब इसके बाद आपका न्यूमेरिकल लिया गया है। सवाल देखिए, अगर सवाल आप अभी कुछ भी फिगर इसका बना ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बन रहा तो आप एकदम बिल्कुल ना घबराइए, क्योंकि भी क्वेश्चन सिर्फ स्टार्ट ही हुए हैं। सिर्फ आप समझने का प्रयास कीजिए। जितने भी सवाल अगर आज के वीडियो में आ रहे हैं, अगर आप
पूरा समझ ले गए तो आने वाली वीडियो में आप हर हाल में कर ले जाएंगे, ठीक। लेकिन आपको अंत तक बने रहना है और समझ में आना भी चाहिए, अर्थात समझना भी है। जहाँ भी नहीं समझ में आए तुरंत हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए क्या है सवाल पहला, जिस समय, मैं बता दूं यहाँ पर आपको फिगर बनाना आना चाहिए, अगर फिगर बना लेंगे तो सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो लिखा गया आपके सामने, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण, देखो उन्नयन कोण नाम है कि नहीं, यही चीज़ तो हमने चर्चाएं की थी अभी तक थ्योरी में, तो ये चीज़ समझना है। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था तो एक स्तंभ की लंबाई 10 मीटर थी। ध्यान समझिएगा क्या इस क्वेश्चन, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था तो एक स्तंभ की लंबाई 10√3 मीटर नापी गई, उस स्तंभ की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, जैसे मैं बोलूँ आपका ध्यान समझिएगा, इसमें सवाल में क्या कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था तो एक स्तंभ की लंबाई 10√3 नापी गई। जो आपका समय था एक ही समय पर, ध्यान समझिएगा, जैसे क्या है टाइम क्या था, एक ही था, तो जिस समय क्या हुआ सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, उसी समय एक दूसरा स्तंभ था, मतलब उसी समय मैंने क्या किया एक चीज और नापा, अर्थात क्या था वो स्तंभ था। स्तंभ जो की लंबाई कितनी थी 10√3 मीटर थी, ठीक। तो यहाँ से क्यों सूर्य का स्तंभ के साथ तुलना किया जाए ये आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर मान लो सूर्य यहाँ पर था, सवाल कैसे पहले समझ रहे हैं इसको ध्यान समझिए, सूर्य यहाँ पर था ऊपर, ठीक। तो मान लीजिए अगर उन्नयन कोण बना रहा तो नीचे से बना रहा होगा, कहां से बना रहा होगा, नीचे से ना। तो आप जानिएगा पहले ऐसे गई एक रेखा दृष्टि रेखा और यहां से एक क्षैतिज रेखा गई, ठीक। तो बनाना ये कोण कितना बना थीटा, यही तो आपका क्या नाम देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कितना दे रखा है 30 अंश दे रखा है, ध्यान समझिएगा। और इसको हम यहाँ से लंब अर्थात मिला सकते हैं। तो मान लो ये ए पॉइंट पर क्या था सूर्य था, ये इसको मैंने बी नाम दे दिया और इसको क्या नाम दे दिया सी। तो बताना ये कौन सी रेखा आपकी, ये आपकी क्षैतिज रेखा है। कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा, ठीक। ध्यान समझिएगा। और ये कौन सी रेखा है, ये आपका क्या है दृष्टि रेखा, एकदम बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट होकर, क्या है दृष्टि रेखा। तो ये आपका फिगर बन गया। लेकिन ये क्या था, ये जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था ये उसके लिए था, लेकिन हमें सवाल किसके लिए करा है, तो एक स्तंभ की लंबाई 10√3 मीटर 10√3 मीटर नापी गई, किस समय पर, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, ठीक। इस प्रकार अर्थात कहने का मतलब जो एंगल यहाँ 30 बन रहा है उस स्तंभ के लिए भी क्या होगा उतना ही एंगल 30 बनेगा। क्यों, क्योंकि एक ही समय पर हमने क्या किया उन्नयन कोण मापा था। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए इस सवाल के लिए। पहला सवाल थोड़ा टेक्निकली है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। तो उसी जिस समय कहा इसीलिए एंगल क्या हो जाएगा उसका समान हो जाएगा। फिर कह रहा उस स्तंभ की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले स्तंभ का मतलब क्या होता है आप ये समझिए। स्तंभ का मतलब जैसे आप देखे होंगे कि आपके घरों के बगल कुछ बिजली के खंभे लगे होते हैं, उसको मैं नाम क्या देता हूँ स्तंभ देता हूँ, ठीक। तो देखो आपका क्या है स्तंभ, मान लीजिए कोई एक ऐसा स्तंभ है, ये क्या है ए है और ये आपका क्या है बी, ठीक। अच्छा बताओ स्तंभ कहाँ होगा, क्षैतिज पर होगा अर्थात पृथ्वी पर होगा, तो हमें क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट दिया पी नाम दे दिया, ठीक। ध्यान से समझिएगा, ये मान लीजिए सी नाम दे दिया, इसको बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ए बी क्या है आपका स्तंभ है और क्षैतिज क्या आपका बी सी है। तो बताना उन्नयन कोण कब बनेगा, जब नीचे से ऊपर की ओर मिलाएंगे, क्योंकि कौन सा एंगल बना रहा उन्नयन कोण। तो जब सी से हम क्या बनाएंगे ए पर, तो अर्थात ये नाम क्या दे दिया उन्नयन कोण, क्योंकि हम जानते हैं उन्नयन कोण कब बनता है जब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा बनता है। और कैसे बनता है, जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक। तो आपका ये एंगल कितना है 30 अंश है। क्यों, क्योंकि जिस समय आपका सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था उसी समय हमने मापा है। तो बताना स्तंभ की लंबाई कितनी है 10√3 मीटर। तो ए बी क्या आपका, तो लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी क्या है स्तंभ की लंबाई है। ये सब लिखना पड़ेगा, सॉरी ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। माना ए बी स्तंभ की लंबाई कितना है आपका 10√3 मीटर है, ठीक। ध्यान समझिए, माना ए बी स्तंभ की लंबाई, मानना नहीं है ए बी क्या आपका स्तंभ भी है लेकिन स्तंभ की लंबाई कितनी है 10√3 मीटर है, ठीक। अब ध्यान समझिए वो आपका, तो ये आपका 10√3 मीटर हो गया। तो बताना ए बी क्या, यही तो है आपका ए बी, यही तो आपका है, तो 10√3 हो गया, ठीक। अब देखिए आपको कह रहा है कि उस स्तंभ की परछाई की लंबाई। तो बताना अगर ए बी ये आपका है, जैसे आप इमेजिन कीजिए आप कहीं चल रहे हैं, आप जाए मतलब कहीं पर गए भी होंगे तो आप देखेंगे आपका परछाई कहाँ बनता है। जैसे चल रहे हैं तो रात में तो आपका परछाई आगे की ओर बनता है, क्षैतिज पे बनता है। तो ये आपका बी सी क्या है, ये जो स्तंभ है इसकी क्या है
परछाई है। आपके दिमाग में आएगा परछाई इधर भी बन सकता है, जब परछाई इधर बनाएंगे तो आप इधर फिगर ऐसे बना देंगे, इस प्रकार ये स्तंभ हो जाएगा, परछाई यहाँ से आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा। तो आप चाहे ऐसे फिगर बनाए चाहे ऐसे फिगर बनाए, दोनों क्या है फिगर समान है, ठीक। लेकिन आपका जानते ही परछाई कहाँ बनता है, क्षैतिज पर बनता है, पृथ्वी पर बनता है। पृथ्वी को हम नाम क्या देते हैं, क्षैतिज नाम देते हैं, ठीक। तो ध्यान से समझिए, ये आपका 10√3 हो गया। तो पूछ रहा है क्या स्तंभ की परछाई की लंबाई याद कीजिए, तो मैं इसको नाम देता हूँ x, ठीक। पहले इसको मिटा दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। तो आपका ये क्या होगा सवाल, तो देखो अब यहाँ पर माना ए बी स्तंभ की लंबाई कितनी है, 10√3 मीटर है। अब मान रहा हूँ उसके बाद क्या कि माना, ये मानना नहीं है, ए बी स्तंभ की लंबाई 10√3 दिया ही है, ठीक। और उसके बाद अब क्या मानना है, तो माना आपका क्या है परछाई, स्तंभ की परछाई की लंबाई, माना स्तंभ की परछाई की लंबाई, स्तंभ की परछाई की लंबाई, तो स्तंभ की परछाई की लंबाई हमने कितना माना, x मीटर माना, कितना माना, x मीटर। अब ध्यान से समझिए, x मीटर यहाँ ये x हो गया, ये 10√3 हो गया। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होगा, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज कहाँ होगा। तो ध्यान से समझिए, अगर बताओ ये आपका एंगल 30 है और ये कितना है 10√3 है, मुझे ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे x ही तो फाइंड करना है। तो मैं जानता हूँ अगर ये एंगल थीटा है तो बताना, पहले तो ये ए बी सी कौन सा त्रिभुज है, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अर्थात नाम देंगे ए बी सी कौन सा त्रिभुज है, आपका समकोण है। तो उतना थीटा है तो इसके सामने ये किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। और आप जानते हैं ये 90 डिग्री ये है, तो इसके सामने ये क्या आपका कर्ण है, तो बचा क्या है ये आधार। तो हमें आधार निकालना है और हमें क्या पता है, लंब पता है। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और आधार आता है, तो वो आपका क्या है, tan थीटा है, ठीक। क्या है, tan है आपका, ठीक। तो यहाँ पर देखो थीटा के स्थान पर 30 है, तो tan 30 ले लेंगे। तो लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 बराबर, tan 30 बराबर कितना होगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है 10√3 और आधार कितना है x है। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3, 10√3 बटे x हो जाएगा। x बराबर 10√3 गुणे √3, तो x बराबर √3 गुणे √3 कितना होगा 3, 10 गुणे 3 कितना हो जाएगा 30 मीटर। जो परछाई होगी वो कितनी आएगी 30 मीटर। तो लिखेंगे अतः स्तंभ की परछाई की लंबाई कितनी है 30 मीटर है, ठीक। तो आपको पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ हो रहा है और कैसे हम किसी स्तंभ की परछाई की लंबाई ज्ञात कर पा रहे। तो देखो ये चीज़ सवाल तो लगा ले जा रहे हैं, लेकिन आप समझिए क्या पूछा था वो चीज़ दीजिए आप आंसर, ठीक। और उसके बाद कैसे निकाला गया ये चीज़ समझिए, तो बहुत जल्दी आपको चैप्टर आसान लगने लगेगा, ठीक। तो हमें उम्मीद है आप लोग यहाँ तक सवाल को समझे होंगे। अगर सवाल में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको सेकंड वाला सवाल करवा रहा हूँ। अगर ये समझ में आया तो आप सेकंड वाला हमारे साथ फिगर जरूर बनाइएगा, चाहे गलत ही बने, ठीक। लेकिन अगर बनाने का प्रयास करेंगे तभी तो आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको पता नहीं होती है तो हम क्या करते हैं उसको प्रयास करते हैं। प्रयास में अगर सफल हो गए तो आपका क्या हुआ, अच्छा होगा। अगर नहीं सफल हो तो फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन ट्राई तब तक करते रहेंगे जब तक वो चीज़ हम क्या करते हैं सीख नहीं जाते हैं, अर्थात प्राप्त नहीं कर लेते हैं, ठीक। तो वही चीज़ आपको करना, जब तक हम वो चीज़ प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम क्या करेंगे, प्रयास करते रहेंगे, अटेम्प्ट करते रहेंगे, ठीक। तो आप इतना नोट कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या है, तो एक मीनार की ऊंचाई, फिगर देखिए, एक मीनार आप समझ रहे हैं मीनार क्या होता है, ठीक। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बड़े बड़े शहरों में मीनार बना होता है, ठीक। तो देखिए मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक। तो उन्नयन कोण पूछ रहा है, अर्थात आपकी उन्नयन कोण जो थीटा बन रहा है वही पूछ रहा है। तो पहले क्या करा, जैसे जैसे करा वैसे हम फिगर बनाएंगे। एक मीनार, तो पहले एक मीनार बनाते हैं, ठीक। मान लीजिए ए और बी क्या है, एक मीनार है। 1 मिनट रुके, देखिए फिर, ठीक। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, आप समझ रहे होंगे, तो उसके बाद अब ध्यान दीजिए। देखो कहाँ पहुँचे थे, एक मीनार की ऊंचाई, ठीक। तो मीनार की ऊंचाई अर्थात पहले मीनार बनाएंगे, तो मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया ए बी है। अब 20 मीटर है तो इसको नाम हमने 20 मीटर अर्थात लिख दिया हमने 20 मीटर है। अब ध्यान समझिए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे फिगर बना रहे हैं। 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, तो आप समझ रहे हैं कि जैसे पहले क्वेश्चन बताया गया, उसकी छाया कहाँ बनेगी, जमीन पर बनेगी अर्थात क्षैतिज पर बनेगी, जिसको हम नाम क्या देते हैं, क्षैतिज नाम देते हैं। तो चाहे इस साइड बनेगी चाहे इस साइड, हम बता रहे हैं मान लीजिए इस साइड बनेगी,
ठीक। तो देखिए आपका छाया यहाँ पर इस साइड बना, ठीक, तो इसकी छाया ज़मीन पर बनी। अब बताओ अगर ये क्षैतिज है और ये आपका क्या है, मान लीजिए क्या है, ये मीनार है, तो बताना उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम क्षैतिज रेखा और दृश्य रेखा को मिलाते हैं। तो देखिए ये क्षैतिज रेखा बन गया, अगर ये दृश्य रेखा आपकी गई तभी तो आपका उन्नयन कोण बनेगा। तो इसको हमने नाम दे दिया थीटा, तो इसको ना पॉइंट का नाम दे दिया सी। तो बताना ये 20 था, तो इसकी छाया की लंबाई कितनी दी है, 20√3 नाम दिया है, मतलब दूरी दिया है, ठीक। तो अब लिखेंगे क्या कि माना, अब ये थीटा पूछ रहा है, देखो लिखेंगे क्या, माना कि उन्नयन कोण, माना उन्नयन कोण कितना है, ध्यान समझिएगा, माना उन्नयन कोण थीटा है, ठीक। अब उसके बाद समकोण त्रिभुज ABC में, ध्यान समझिएगा, समकोण त्रिभुज ABC में, तो बताना इसमें हमको बताओ कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं। अगर ये आपका थीटा है तो इसके सामने लंब होगा, ये क्या होगा, आधार, क्योंकि कट चेंज नहीं होता, तो लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है। तो लिखेंगे क्या, tan थीटा बराबर tan थीटा, क्योंकि एंगल कितना है थीटा, तो लंब कितना है 20 और आपका आधार कितना है 20√3। देखो 20 से 20 कैंसिल होगा कि नहीं, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, √3 आ गया। अब बताओ अगर tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान कैसे निकालोगे, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था, तो आया ना त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग। अगर त्रिकोणमितीय नहीं पढ़े होते, त्रिकोणमितीय नहीं पढ़े होते वो, तो क्या आप थीटा निकाल पाते, सवाल लगा पाते, नहीं लगा पाते ना। तो जो कहा है वो सही है, ठीक, जो कहते हैं उसको कभी गलत नहीं होता है। अर्थात जो पहले कहा गया कि त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग, अर्थात हम अनुप्रयोग सीख रहे हैं तो अनुप्रयोग होगा, लगेगा, ठीक, ये आप समझने का प्रयास कीजिएगा। tan थीटा बराबर √3, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया आपका, tan थीटा बराबर √3 हो गया। तो अब कैसे निकालेंगे, हमने बताया था √3 कितने अंश का मान होता है tan में, tan 60 अंश का, ठीक। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से तुलना कर लेंगे, यही तो बताया गया था, तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आप जानते हैं कॉट में भी होता है, लेकिन अगर कॉट लिख देते तो tan कॉट में क्या तुलना कर पाते, नहीं, जो समान आपका होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसी में हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, ठीक। अब tan से tan कटेगा भी नहीं, क्योंकि हमने सिखाया है कि आपका tan थीटा बराबर tan × थीटा नहीं होता है। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो लिखेंगे क्या, अतः उन्नयन कोण कितना होगा आपका, उन्नयन कोण कितना होगा 60 डिग्री, ठीक, 60 अंश होगा, ध्यान से समझिएगा। तो ये चीज़ अगर आप लिखेंगे तभी आपका क्लियर हुआ होगा। तो आप इतना नोट कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सवाल बता रहा हूँ।